चलिए शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, एनालिसिस एंड प्लानिंग। लास्ट हमने बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर बात की थी, पेज नंबर 95 पे था, पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो हम देख रहे थे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से कंपनी सेल करती है, यूजुअली एफएमसीजी सेक्टर में। तो दे डोंट डिपेंड ऑन वन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, बिकॉज मार्केट अगर कहीं पे भी अप डाउन हुआ तो उनके रेवेन्यूज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड ना हो, अगर वो आप बेच रहे हो तो रेवेन्यू बैलेंस में रहता है, तो एक एडवांटेज है। अब इसके लिए जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है अपना, उन्होंने एक एनालिसिस करके एक मैट्रिक्स दिया जिसमें 4 चीज़ों में कैटेगराइज किया। पैरामीटर्स में मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ की बात हो रही थी, फ्रॉम लो टू हाई। तो कैश काउज, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स वाली कैटेगरी थी, ये हमने देखा। अब इसका आगे जो थियरी है 98 पेज से अपनी बाकी थी, दैट इज रिलेटेड टू सीक्वेंस इन द बीसीजी मैट्रिक्स। एक सक्सेस सीक्वेंस है, एक डिजास्टर सीक्वेंस है, और बड़ा बेसिक और लॉजिकल सा है। सक्सेस सीक्वेंस का मतलब ये है कि कंपनी और बेटर सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है। जैसे अगर अपने सिचुएशन वाइज देखें तो डॉग्स सबसे वर्स्ट केस हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर स्टार्स हो गया, और सबसे बेस्ट सिचुएशन है कैश काउ। एक तो मार्केट स्टेबल है, ग्रो भी नहीं हो रहा, और अपना मैक्सिमम शेयर है। तो कैश काउ में अपन ने देखा वो कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो हर महीने स्टेबल इनकम देते हैं। जैसे रिलायंस में उनका जो ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है, टीसीएस की हमने बात की, टाटा ग्रुप में, नेस्ले में अपने किटकैट वाला एग्जांपल देख रहे थे। तो स्टेबल रेवेन्यू, हर महीने कमाई आने वाली है और प्रॉफिट में रहने वाला है, तो कोई रिस्क नहीं है वैसा। तो अगर आप सक्सेस सीक्वेंस की तरफ जा रहे हो तो फ्रॉम डॉग्स टू कैश काउस वो पाथ है अगर आपका, तो सक्सेस। अगर उल्टा पाथ है तो फिर वो डिजास्टर हो गया। तो जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे दोनों पॉइंट्स है, थियरी की नीड नहीं रहेगी। आप सिर्फ इतना इसमें देख लेना कि अगर रॉन्ग डिसीजंस लेंगे तो हम अच्छी वाली कैश काउ वाले बिजनेस से फिर डी ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं, डॉग्स की तरफ भी जा सकते हैं, और सक्सेस की तरफ जाना है तो फिर वाइस वर्सा, जैसे जैसे आप इम्प्रोवाइज करते जाओगे बिजनेस ग्रो होता जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात हो रही है बेस्ड ऑन द बीसीजी मैट्रिक्स। अब ये अपने लैंग्वेज के साथ साथ देख लेते हैं। कुछ 4 स्ट्रैटेजीज बताई है इन्होंने। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो या कोई भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो, उसके लिए ये स्ट्रैटेजीज बोली है। अब पहली स्ट्रैटेजी दैट इज द बिल्ड स्ट्रैटेजी। पढ़ो ना लैंग्वेज इसकी। By increasing investment, the product is given an impetus such that the product increases its market share. Example, pushing a question mark into a star and finally a cash cow. ठीक है, सक्सेस सीक्वेंस हो गया। बिल्ड करने का मतलब कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो उसको थोड़ा बूस्टिंग या इम्पेटस देने के लिए, ताकि आपका मार्केट शेयर बढ़ सके। तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी बिल्ड स्ट्रैटेजी होगी, और हम फाइनल टारगेट वही कैश काउ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज द होल्ड स्ट्रैटेजी। पढ़ो। The company cannot invest or it has other investment commitments due to which it holds the product in the same quadrant. Example, holding a star there itself has higher investment to move a star into cash cow is currently not possible. हाँ, होल्डिंग का मतलब ये है कि अभी हम एग्रेसिवली एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम अगर स्टार कैटेगरी में है तो स्टार कैटेगरी में मैंने आपको नेस्कैफे वाला एग्जांपल दिया था कि मार्केट ग्रो कर रहा है, नए कस्टमर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, हमें अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना है। तो मेंटेन में ऐसा है कि हम उतना ही ऐड ऑन करेंगे या उतना ही एक्सपेंशन करेंगे कि परसेंटेज शेयर अपना कम नहीं हो जाए। फिर अगर आपको स्टार से कैश काउ में जाना है तो दैट इज अ बिग जंप एक्चुअली। स्टार का मतलब इंक्रीजिंग मार्केट, इंक्रीज आपको मार्केट शेयर भी इंक्रीज करना है, और कैश काउ का मतलब कि अब मार्केट जो है वो आप उसमें उतने स्टेबल हो चुके हो कि अब कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता। स्टार्स वाले को ना कंपटीशन से कंसिस्टेंटली फर्क पड़ता है कि अगर मैं थोड़ा भी पीछे रहा ना तो जो साथ में चल रहा है बीट कर जाएगा, वो प्रेशर रहता है। पर अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली जंप कर सके, तो होल्ड करते हैं। नॉमिनल इन्वेस्टमेंट्स तो चलते ही रहेंगे, स्टार वाली कैटेगरी में मेंटेन करते हैं। फिर जब सही टाइम आएगा कि अपने पास कैश रिजर्व्स होंगे तो कैश काउ वाली कैटेगरी में जंप करने का प्लानिंग तब कर लेंगे। तो होल्डिंग द स्ट्रैटेजी, जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। Best observed in the cash cow scenario, wherein the company reduces the amount of investment and tries to take out maximum cash flow from the said product, which increases the overall profitability. अब ये कैसा हो गया ना कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए इतने टाइम, अच्छा बिजनेस सेट कर लिया, अच्छा पैसा कमा रहे हो। अब बोलते हैं ना वो जो आपने इन्वेस्ट किया या जो सीड सो किया ना उसको रीप करने का टाइम आ गया। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसा बाहर निकालो। जैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसा हो गया कि आपने बहुत सस्ते रेट पे शेयर खरीदे थे, अब इतना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्टअप हो गया है कि कुछ पोर्शन, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही डाइवेस्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके एक प्रीमियम आपने ले लिया कि चलो कुछ पैसा तो मैं एनकैश कर लूँ, ये फंडिंग कहीं और काम आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल फ्री हो जाएगी ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेपर और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही चल रहा है। अब आपके पोर्टफोलियो में भी आप कर सकते हो ना कि अगर आप कैपिटल बाहर निकाल लोगे तो कम इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, परसेंटेज टर्म्स में बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, नए इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अच्छा ही दिखने वाला है जब वो बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। तो भी एक एडवांटेज है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे अपने एग्रीकल्चर में बोलते हैं उस सेंस में उन्होंने वर्ड यूज किया। नेक्स्ट डाइवेस्ट वाले केस में, Best observed in case of dog quadrant, products which are generally divested to release the amount of money already stuck in the business. ठीक है। अब ये डॉग क्वाड्रेंट वाले में तो अपने पैसे फंसे हुए, अब लग रहा है कि यार इसे बाहर निकलो,
ये वही हालत हो गई कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, आप क्या कर रहे हो और बाइंग कर करके आपने थोड़ा एवरेज ऑफ कर लिया है। अब क्या होता है ना, वो जल्दी होती है, ब्रेक इवन है मैं निकल रहा हूँ, ये उस टाइप की कैटेगरी हो गई कि थोड़ा थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि लॉसेज या तो बढ़ते जाएंगे और अगर ब्रेक इवन आ गया है तो फिर लॉस में जाने का वेट नहीं करना, एग्जिट कर देते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ थोड़ा डिफेंसिव या रिट्रेंचमेंट की तरफ अपन जा रहे हैं, वैसे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद केस स्टडी आ गया सैमसंग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और उसमें बीसीजी मैट्रिक्स का क्या रोल रहेगा वो समझाया। तो इसको रीड करो, साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ो। Samsung is a conglomerate consisting of multiple strategic business units with a diverse set of products. Samsung sells phones, cameras, TVs, microwaves, refrigerators, laundry machines, and even chemicals and insurances. This is a smart corporate strategy to have because it spreads risk among a large variety of business units. In case something might happen to the camera industry, for instance, Samsung is still likely to have positive cash flows from other businesses units in other product categories. देखो, पहले स्टार्टिंग में बोला कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब उन बिजनेसेस को बोला जाता है जो मल्टीपल बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड है। ऐसे बिजनेस जो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उनको कॉन्ग्लोमेरेट्स बोला जा रहा है। तो सैमसंग में आप देख ही रहे हो क्या क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, हमें पता ही है। तो बहुत सारे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने का रीजन ही वही है कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी में डाउनफॉल आ जाए, दूसरे में रिकवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, This helps Samsung to cope with the financial setback elsewhere. However, even in a well-balanced product portfolio, corporate strategists will have to make decisions on allocating money to and distributing money across all of those business units. Where to put most of the money and where should one perhaps divest? The BCG matrix uses relative market share and the market growth rate to determine that. वो अपन देख चुके हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, एक मार्केट शेयर और एक ग्रोथ रेट जो है उन फैक्टर्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब रेलेवेंट या उसका रिलेटिव जो मार्केट शेयर है सैमसंग का, उसकी बात कर लेते हैं। डेटा में क्या बोला है, पढ़ो। The creator of the BCG matrix used this variable to actually measure a company's competitiveness. The exact measure for relative market share is the focal company's share relative to its largest competitor. So if Samsung has a 20% market share in the mobile phone industry and Apple has 60%, so to speak, the ratio would be 1:3, implying that Samsung has a relatively weak position. If Apple only had a share of 10%, the ratio would be 2:1, implying that Samsung is in a relatively strong position, which might be reflected in above average profits and cash flows. उन्होंने टर्म यूज किया है रिलेटिव मार्केट शेयर। तो रिलेटिव वर्ड का मीनिंग है विद रेफरेंस टू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सैमसंग की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर है, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। एक होता है कि हाँ टोटल मार्केट शेयर में इतना परसेंटेज मेरा है, वो बात ठीक है, लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब कि मेरे कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में मेरा कितना रेशियो है। तो सामने वाले का मार्केट शेयर 60% है और मेरा 20 है, तो मैं 1/3 पे बैठा हूँ, और उसका 10 है और मेरा 20 है, तो मैं डबल पे बैठा हूँ। तो वो रिलेटिव मार्केट शेयर हो गया। और नॉर्मल मार्केट शेयर बोले तो 20% सैमसंग का, दैट इज नॉर्मल। और रिलेटिव मतलब एप्पल के रेफरेंस में, तो वो फिर रेशियो वाली बात आ जाती है, वैसे बोला। फिर नेक्स्ट, The cutoff point here is 1, meaning that the focal company should at least have a similar market share as its largest competitor in order to have a high relative market share. The assumption in this framework is that an increase in relative market share will result in an increase in the generation of cash, since the focal company benefits from economies of scale and thus gains a cost advantage relative to its competitors. कट ऑफ पॉइंट ब्रेक इवन जैसा। ब्रेक इवन इन द सेंस कि दोनों सेम सेल्स के लेवल पे आ गए, कि भाई आपका और मेरी कंपनी का मार्केट शेयर अगर सेम हो गया, तो भाई एप्पल अगर सैमसंग से आगे चल रहा है, सैमसंग ट्राई करेगा पहले मैं उसके लेवल पे तो पहुंचूं, तो वहाँ पे वो फोकल पॉइंट 1.0 मतलब दोनों सेम स्केल पे आ गए। अब यहाँ से सैमसंग कोशिश कर सकता है कि मैं एप्पल को बीट करूँ। तो अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो पहले तो बराबर आना पड़ेगा, फिर उसे आगे निकलने की बात होगी। और उसके लिए ये अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं कि अगर मेरा मार्केट शेयर रिलेटिवली बढ़ता है तो मेरा कैश इनफ्लो भी बढ़ेगा। कैश इनफ्लो बढ़ेगा तो जो मेरे पास नेट सरप्लस कैश फ्लो होगा वो मैं आगे फिर और ज़्यादा एक्सपांशन या क्विक ग्रोथ के लिए एग्रेसिवली यूज़ करूंगा, तो मार्केट शेयर में मैं एप्पल को बीट भी कर सकता हूँ। उस टाइप की स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं। अब बोला यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज का बेनिफिट मिल जाएगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये प्लस, अब जितना बल्क में आप बनाओगे, जितना आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बल्क में होगा तो कॉस्ट एडवांटेज तो मिलने ही वाला है, वो प्लस पॉइंट रहेगा। फिर मार्केट ग्रोथ रेट में क्या बोला, देखो। The second variable is the market growth rate, which is used to measure the market attractiveness. Rapidly growing markets are what organizations usually strive for, since they are promising for interesting returns on investment in the long term. देखो यहाँ पे जो मार्केट ग्रोथ रेट बोला ना, अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्ट, कोई भी मार्केट अट्रैक्टिव कब होगा किसी कंपनी के लिए, जब उसको दिखेगा कि यार ग्रोथ है। जैसे ईवी सेक्टर की बात हो रही थी, तो अभी ये ओला का आईपीओ आ रहा है, तो मैं उसके बारे में देख रहा था, तो उसमें वही सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि भाई बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्यों कंपनी कर रही है, तो अच्छा है बुरा है क्या है क्या नहीं। अब ओला वाले केस में उनके पास एक एडवांटेज है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस काफ़ी हाई, बिकॉज ईवी सेक्टर में अभी करंटली डेटा ये है कि टोटल टू व्हीलर मार्केट में जितने भी टू व्हीलर्स इंडिया में चल रहे हैं ऑन रोड, 4.5% अराउंड जो है वो ईवी टू व्हीलर्स है, और कार मार्केट में दिस रेशियो इज ओनली 1.2% एट प्रेजेंट। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा स्पेस खाली पड़ा है। तो अगर 4.5% सिर्फ ईवी टू व्हीलर्स है,
तो बाकी के 95% अभी भी पेट्रोल वाले व्हीकल्स हैं, तो उनको रिप्लेस करने की एक अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के पास है। तो ये सारे ना बड़े होपफुल होके चल रहे हैं, क्या फ्यूचर तो यही है। आज जितने लोग पेट्रोल वाला व्हीकल ले रहे हैं, फ्यूचर में ईवी लेंगे तो हम सबको स्विच करने का मौका मिलेगा, भले इसमें एक कंपनी हो, 2 या 5 कंपनीज हो, इन सबको मार्केट में अच्छा खासा शेयर कमाने को मिलने वाला है। तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वन कंपनी के भाई ओला चल रही है, अभी टीवीएस का iQube आ गया, एथर आ गया, हीरो वाले का वीडा आ गया, तो ऐसे 3-4 व्हीकल्स हैं और सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। अब ये सब ब्रांड्स अगर मिलके भी अपना बिजनेस चला रहे हैं ना, तो हर किसी को अच्छी सेल्स और मार्केट शेयर मिलने वाला है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो मार्केट अट्रैक्टिव है। अब यही होता है कि भाई सब ऑलरेडी सब ईवी व्हीकल लेके बैठे हैं, अभी कोई नई कंपनी आती है तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता कि यार ऑलरेडी मार्केट कैप्चर हो चुका है, सैचुरेट हो गया है, अब मेरे को क्या अट्रैक्टिव मिलेगा, मैं कहाँ से अपना सेल बढ़ाऊंगा। तो सेल बढ़ाने के लिए उनको कुछ ना कुछ मार्केट अट्रैक्टिवनेस चाहिए। ये जो अपना आईटी वाला मार्केट है, जैसे फेसबुक का जो केस स्टडी है उसमें भी ये मैटर था, फेसबुक सैचुरेट हो चुका है। अब जितना आप डेटा अगर उसका पूरा स्टडी करो, जितने लोग हैं 800 या 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन अपने बोल रहे हैं, तो 8 बिलियन की पॉपुलेशन के सामने जो डेमोग्राफिक्स है कि भाई कितने लोग बिलो 18 है, कितने लोग अबाउ 65-70 है जो फेसबुक यूजर्स नहीं है, उसके बाद जो डेटा बचता है उसमें है कोई 350-400 करोड़ लोग ऐसे बचे जो उस एज ग्रुप में 18 to 50 वाले जो फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें भी ऐसा है कि कितने कंट्री ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट का उतना अच्छा एक्सेस नहीं है, वो सब आप काटोगे तो बचता है अराउंड 250-300 करोड़ लोग जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है और जो आइडियली फेसबुक यूज़र बन सकते हैं। अब ऑलरेडी उतने अकाउंट फेसबुक पे है, समझ आ रहा है, वो उस लेवल पे चला गया है कि अब धरती पे लोग नहीं बचे जो फेसबुक अकाउंट बनाए। ये सच में बता रहा हूँ, डेटा है, ये सैचुरेट हो गई कंपनी। तो फेसबुक ने अब ये जो कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी स्टॉक मार्केट में, आप हर महीने नए नंबर दो, पोटेंशियल दिखाओ, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा। फेसबुक में मतलब धरती पे जितने लोग फेसबुक अकाउंट यूज कर सकते हैं उन सबने यूज कर लिया, बना लिया। अच्छा, आधी जनरेशन ने तो बना के यूज करना छोड़ दिया, अब अपने जैसे लोग फेसबुक यूज करते नहीं है, तो ये जनरेशन तो पूरी गई। अब उसको वो इंस्टाग्राम पे लेके आ गया, अब इंस्टाग्राम पे भी यूजर बढ़ते जा रहे हैं, बट एक पॉइंट पे तो सैचुरेशन आएगा कि अब और यूजर्स है ही नहीं, तो क्रिएट कहाँ से करें। तो मैक्सिमम पॉइंट आ गया, अब मार्केट में अट्रैक्टिवनेस ही नहीं है। अब फेसबुक वाला या मेटा कंपनी बना दी, वो अपने इन्वेस्टर्स को ये बता ही नहीं पा रहा है कि मैं ग्रोथ कैसे करूंगा, तो नहीं बता पा रहा है तो वैल्यूएशन नहीं बन रही। अच्छा, बढ़ना तो दूर, फिर वो गिरनी शुरू हो जाती है। और यूएस में स्टॉक मार्केट कैसा है, विदाउट अपर सर्किट, विदाउट लोअर सर्किट, एक दिन में 50-60% इधर उधर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। नेटफ्लिक्स में भी बीच में प्रॉब्लम आया, लास्ट 2 क्वार्टर पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे यूजर्स नहीं बढ़ रहे। जैसे ही डिक्लेयर किया कि नए यूजर नहीं आ रहे, इमीडिएटली स्टॉक उस दिन 25-30% क्रैश हो गया कि भाई पोटेंशियल ही नहीं है ग्रोथ की, तो कहाँ से काम होगा। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मतलब वो है कि और पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि नहीं। अब मेटा वाले ने, फेसबुक ने क्या किया था, वो मेटावर्स का एक कंसेप्ट लाया था कोविड के टाइम पे, आपने देखा होगा वो NFT और नॉन फंजिबल टोकन और ये सब, पता नहीं स्टिकर बेच रहे हैं 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, स्टिकर के पैसे कौन दे रहा है। तो बोले वो मल्टीवर्स या मेटावर्स बनेगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड बनेगा, उसके अंदर लोग मिलेंगे, वर्चुअल इवेंट्स होंगे, वैसा सब उन्होंने बताया। वो एक तरीका था अपनी वैल्यूएशन मेंटेन करने का। और कोविड के टाइम पे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, तो लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ नया लेके आएंगे। 2 साल उसके ऊपर बात चली, इन्होंने टीम हायर की, टेक्नीशियंस को रखा, प्रोग्रामर्स को रखा, लेकिन कुछ नया डेवलप कर नहीं पाए। अब फाइनली खुद फेसबुक ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये फ्लॉप आइडिया है, मेटावर्स जैसा हम कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। अब जैसे ये चीज़ क्लियर हो गई, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस पुल आउट कर लिया कि भाई ये तो चीज़ अब खत्म हो चुकी है, तो उनकी वैल्यूएशन और डाउन हो गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस से रिलेटेड है कि कुछ अट्रैक्टिव होगा नहीं तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाले नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ लो, नेक्स्ट पॉइंट। The drawback, however, is that companies in growing markets are likely to be in need for investments in order to make growth possible. The investment are, for example, needed to fund marketing campaigns or to increase capacity. High or low growth rates can vary from industry to industry, but the cutoff point in general is usually chosen around 10% per annum. This means that if Samsung would be operating in an industry where the market is growing 12% a year, on average, the market growth rate would be considered high. हाँ, एक पैरामीटर लेके चल रहे हैं ना कि एनुअली कितना मार्केट ग्रो करेगा, तो उसको हमें अच्छी ग्रोथ मानेंगे। तो लाइक 10% का रेशियो ले लिया, अब अगर 12% पे एक्चुअल मार्केट ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छा शेयर है, तो फिर वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बीसीजी मैट्रिक्स और उससे कनेक्टेड स्ट्रैटेजीज। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको, दैट इज कॉल्ड एनसॉफ्स ग्रोथ मैट्रिक्स। इसमें भी कुछ स्ट्रैटेजीज दे रखी है और अगेन काफ़ी रेलेवेंट है, तो समझ लेते हैं इसके ग्रोथ मैट्रिक्स में इन्होंने क्या बोला। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है, अभी हम देख रहे थे मार्केट अट्रैक्टिवनेस और मार्केट का ग्रोथ रेट, रिलेटिव शेयर, वो सब कंसेप्ट थे। इसमें ना प्रोडक्ट और मार्केट, ये 2 पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया और इसके बेसिस पे 4 स्ट्रैटेजीज बनाई गई। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है उसको बोल रहे हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट वर्सेस मार्केट देखा जाता है। मार्केट पेनिट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि हम एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ ही बिजनेस करेंगे। कि भाई इंडिया अगर मेरा मार्केट है तो मैं इंडिया में ही गुड्स बेचूंगा,
अच्छा जो एग्जिस्टिंग गुड्स बना के बेच रहा हूँ वही गुड्स बेचूंगा, ना प्रोडक्ट इनोवेशन होने वाला है, ना मार्केट का कोई नया एक्सप्लोरेशन होने वाला है, वैसा है। तो अब इसमें कंपनी करेगी क्या? सीधी बात है, अब इसमें तो क्लियर हो गया कि भाई दूसरे का बिजनेस अपने को छीनना है, कि भाई मार्केट में जो बाकी प्लेयर हैं, जो दूसरे कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं, उनके कस्टमर तोड़ के अपने पास लेके आओ, प्रोडक्ट भी अपने पास वही है, मार्केट भी उतना ही है, तो ये फिर वो छीनने वाला काम होने वाला है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी लगाना, उसको हम पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बोल सकते हैं। वैसा लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं, रीड करूँ क्या बोला। Market penetration strategy is the preferred route to growth for many businesses because it's focused on selling more of the existing products to current customers similar to current customer base but who are buying competitors' products, customers similar to current customer base who have need of product but aren't buying it yet. ठीक है, तीन कैटेगरी, एक तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको और प्रोडक्ट बेचो कि भाई आप और ज्यादा बाइंग करो तो हमारा रेवेन्यू बढ़े, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीद रहे हैं उनको भी हमारी तरफ डाइवर्ट करो, और तीसरा जो प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे उनको क्यों बाकी रखा है, उनको भी फिर जो है आप टारगेट करो। अब ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है, कैडबरी ने स्ट्रैटेजी काफ़ी साल पहले यूज़ की थी और आज उनका रेवेन्यू उस वजह से बढ़ गया। ये मैंने केस स्टडी आपको पहले ही बताई थी, वो सिमिलर केस है, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा आ गया ना, कैडबरी भी ये सैचुरेशन वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा था, क्या जितना रेवेन्यू इंडिया में मैं कमा रहा हूँ उससे ऊपर जा नहीं रहा है। अब क्या करें, वही इन्वेस्टर्स को दिखाना है कि हम बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बट उनको कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी। मार्केटिंग टीम ने बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ी गड़बड़ है, हम चेंज कर सकते हैं। हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हम टारगेट कर रहे हैं छोटे बच्चों को, कि भाई अब एक परसेप्शन था चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज़ है, वो परसेप्शन चेंज करना, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना, वो फिर इन्होंने एक पॉइंट पे किया। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो आपका टारगेट कस्टमर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चॉकलेट अपने पैसों से खरीद के खा नहीं सकता। अच्छा, पेरेंट्स की साइकोलॉजी है कि इससे दांत खराब होते हैं तो खाने नहीं देंगे। तो आप देख रहे हो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, जो जिसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं ना वही रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं खरीदना है। तो आप उनसे फाइट कर करके कब तक अपना बिजनेस चलाओगे? तो बोला एक काम करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज नहीं, कोई भी खा सकता है, एज ग्रुप से कनेक्ट मत करो, इस चीज को आप चेंज करो। उसके बाद जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चेंज की, चलो प्रोडक्ट लाइन तो अभी कैडबरीज के बहुत सारे आ गए, लेकिन जब वो ये नहीं भी था तो उन्होंने क्या किया ना, एड्स वैसी बनाई कि भाई पूरी फैमिली बैठी है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, उसके बाद फिर डेयरी मिल्क खुल रही है, कुछ मीठा हो जाए, फिर क्या हो रहा है, दादाजी बोल रहे हैं एक पीस मैं भी खाऊंगा, पापा बोल रहे हैं एक पीस मैं भी खाऊंगा, तो वो परसेप्शन क्रिएट किया। अब जब टीवी पे एड में आप ये फैमिली वाला वो विजुअल देख रहे हो ना, अब जब घर पे डेयरी मिल्क है ना तो फिर सबको चाहिए। पहले ऐसा होता चॉकलेट आती थी तो बड़े सीधा बच्चों को, तुम खाओ, बच्चों के खाने की चीज, हम क्या करें, खाते ही नहीं थे। अब ऐसा हो गया एड में देख रहे नहीं सब खाते तो फिर हम भी खाएंगे, वो मिठाई खा रहे हैं उसके बदले चॉकलेट खाएंगे। अब देखो आप कस्टमर बेस कितना बढ़ गया, एक फैमिली में एक या दो बच्चे हैं जिनको चॉकलेट खाने नहीं दी जा रही, अब पूरा फैमिली खा रहा है। आपको दिखा रेवेन्यू 5-6 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। तो वहां से उन्होंने परसेप्शन चेंज किया और फिर बाकी प्रोडक्ट जैसे एड ऑन करते गए, उसमें तो फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन हुआ, बट इस वजह से उनका मार्केट अपने आप ग्रो, अब ओपन मार्केट हो गया। अब एज फैक्टर नहीं है, अब किसी के दांत खराब नहीं हो रहे, क्योंकि दादाजी खा रहे हैं तो फिर पोते हो कैसे ना बोलेंगे, बोले आप भी तो खा रहे हो तो सब खाओ भाई, मेरे भी दांत खराब होंगे, तेरे भी होंगे, मेरे जब तक बचे हैं तब तक खराब कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो चल रहा है, तो मार्केट पेनिट्रेशन में ये सिचुएशन हो रही है। आगे पढ़ो। The emphasis is on escalating market share by making some rigorous marketing promotions or by creating more customer value. The market penetration option within ENSOF's growth matrix uses existing resources and capabilities and can be thought as of business as usual but on steroids. बट वही हो गया ना, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या, जब तक आप पैसा फूंकते रहोगे इन्वेस्टर का, इन्वेस्ट करते रहोगे, तब तक क्या होगा, वो मार्केट बढ़ता रहेगा आपका। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू आप उसको बढ़ा सकते हो। हाँ यही होता है ना, तो स्टेरॉइड्स का मतलब और क्या होगा, क्या आप एक तरीके से उसको एज अ वो ड्रग की तरह चला रहे हो, पैसा क्या है वहाँ पे, स्टेरॉइड्स का काम कर रहा है और क्या। नेक्स्ट, The downsides of the market penetration strategy are: if a firm has already high market share, the opportunities for growth may be limited. Some markets logically limit the share of the leading player because they feature the concentration of market power. Aggressive market penetration strategies will add to competitive rivalries in the industry and may provoke a price war which shrinks industry's profitability. To make significant increases in market share, the business must be willing to throw the competitors out of the market. Increasing exposure to one product market segment can make the business more susceptible to future changes in competition by keeping all the eggs in one basket. हाँ ससेप्टेबल के मतलब बहुत जल्दी उस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर जाएगा या उसके ट्रैप में आ जाएगा, वैसे बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वही है ना नेगेटिव साइड में, कि ऑलरेडी मार्केट में आपका शेयर उतना हाई है, अब कहाँ से आप और क्रिएट करोगे, तो जरूरी नहीं कि हर जगह स्ट्रैटेजी काम लग जाए। दूसरा ये है कि फिर ये थोड़ा सा रिगरस और वो एग्रेसिव हो जाएगा कि भाई तू कमाएगा तो मैं नहीं कमा पाऊंगा,
तो मैं चाहता हूँ कमाना, तो भाई तेरी कमाई बंद करानी पड़ेगी, उस टाइप की स्ट्रैटेजी। कंपटीशन को किल करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उस टाइप का थोड़ा वो तो डर्टी बिजनेस हो गया कि फिर वो डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि भाई आप भी कमाओ मैं भी कमाऊँ, भाई मुझे कमाना है तो आपको अपनी कमाई छोड़नी पड़ेगी, उस टाइप का बिजनेस हो गया। तो ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट हो गया। फिर बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू वन प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट कैन मेक द बिजनेस मोर ससेप्टेबल टू फ्यूचर चेंजेस इन कंपटीशन बाय कीपिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये रिस्क फैक्टर हो गया कि आप एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, एक ही मार्केट पे फोकस कर रहे हो, कल कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वैसे बोलते हैं ना कि भाई ऑल एग शुड नॉट बी केप्ट इन वन बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन, तो वो आपने नहीं किया तो वो रिस्क हो सकता है। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। दूसरा नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसमें ऐसा है कि मार्केट वही है, हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप वही डेयरी मिल्क का एग्जांपल चल रहा था, तो अपने प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो उन्होंने पहले तो डेयरी मिल्क एक बेसिक चॉकलेट की तरह आ ही रही थी, पर उन्होंने फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी तो किया। एक ये सिल्क वाली कैटेगरी आ गई, वो सिल्क वाली कैटेगरी में नया क्या किया उन्होंने, सिर्फ खर्चा बढ़ाने वाला काम किया। ठीक है, पहले जो काम 20 रुपए की डेयरी मिल्क में हो रहा था, अब 150 रुपए की सिल्क नहीं दोगे तो बात खत्म, शुरू ही नहीं होने वाली। ऑब्वियस है, हाँ, ये 150 की सिल्क नहीं खर्चा कर रहा है, आगे क्या करेगा, खत्म बात। वहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट। अब एडवर्टाइजमेंट में भी तो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप देख लो डेयरी मिल्क के हर एक प्रोडक्ट की एड स्ट्रेटेजी अलग है। जब वो नॉर्मल डेयरी मिल्क बेच रहे हैं तो वो कुछ मीठा हो जाए, पूरी फैमिली वैसा दिखा रहे हैं। फिर जब सिल्क बेच रहे हैं तब एड्स देखिए, कपल वाली, हाँ सारे कपल्स वाली एड आ रही है सिल्क के टाइम पे। ठीक है, तो वो परसेप्शन क्रिएट कर दिया। अच्छा, फिर वो जब वैलेंटाइन वीक आता है, हाँ। तो वो जो सिल्क आती है उसमें बीच में हार्ट वाली सिल्क लॉन्च कर देते हैं। अब वो बेयर मिनिमम उन्होंने लेवल क्रिएट कर दिया कि अब वैलेंटाइन वीक में ये सिल्क नहीं दी तो पत्ता कट मेरा गया वैलेंटाइन नहीं है। जो पैसे जो खर्चा किया वो भी डूब जाएगा और आगे कुछ उम्मीद मत रखना, वैसी बात है। अच्छा, इस वजह से वो चीज का वो लोग प्राइसिंग भी हाई कर देते हैं, 175, 180, 200 वो प्राइस पे वो जा रही है, तो रेवेन्यू भी तो उतना बढ़ रहा है। अब फिर क्या है, वो हो गया ना कि परसेप्शन वैसा क्रिएट कर दिया। आप जिसको बेचारे का 50 रुपए का बजट है उसको भी 200 वाली खरीदनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके कि भाई ये तो अब इसके कम में काम नहीं चलेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। अब ये नया प्रोडक्ट सेल के एक नई कैटेगरी लॉन्च करके प्राइस पॉइंट ही चेंज कर दिया। जब 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए की डेयरी मिल्क थी, अब सीधा 150 200 में ले गए, तो कंपनी के रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ गया। तो ये हो गया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना एग्जिस्टिंग मार्केट में। फिर गिफ्टिंग सॉल्यूशन में लेके आ गए सेलिब्रेशंस। अब रक्षाबंधन आती है, पता चलता है सेलिब्रेशन की एड से, ये टीवी पे ऐड देख लिया, अच्छा रक्षाबंधन आ रही है, रियलाइज हो जाता है। दिवाली पे भी यही हो रहा है, अच्छा रक्षाबंधन पे भाई बहन वाली ऐड बना देते हैं, दिवाली पे फैमिली गिफ्टिंग वाली ऐड बना देते हैं, तो वापस सेम मार्केट में नई कैटेगरी उन्होंने क्रिएट कर दी, इससे रेवेन्यू। अब वो स्टैंडर्ड हो गया, अपने किसी को 100-200 रुपए में कुछ गिफ्ट देना हो कि चॉकलेट से ऐसा कुछ सेलिब्रेशन का पैक ले लो, अपन बिना सोचे समझे वो परचेज कर लेते हैं। क्योंकि आप मिठाई की शॉप में और ड्राई फ्रूट में जाओगे ना तो वो बजट नहीं बैठेगा। अगर आपको किसी को नॉमिनल में कुछ देना है तो उसमें भी उसने निकाल दिया ना, 50 रुपए वाला आ रहा है, 100 रुपए वाला, 150 वाला, 200 वाला, 250 वाला। फिर अगर आपको और थोड़ा प्रीमियम देना है 50 रुपए स्टार्ट हो रहा है। वो ऐसा बॉक्स पैक आता है ऊपर वो वाला, उसके अंदर चॉकलेट्स आती है, तो 50 रुपीज से उसने स्टार्ट कर दिया। फिर हाँ वो टाई करके ऊपर आता है वैसे। अब उससे ऊपर आप जाओगे, बोले यार थोड़ा प्रीमियम में देना है सेलिब्रेशंस, तो वो स्टील का बॉक्स आता है, उसमें ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट आती है। अब वो 300-350 की रेंज में भी जा रहा है। तो देखो सेगमेंटेशन भी कर दिया कि भाई आपका 50 रुपए का बजट हो या 500 रुपए का, हमारे पास सेलिब्रेशन में वैरायटी है। हर 50 रुपए के गैप पे एक पैक है जिससे आपका काम हो ही जाने वाला है। तो वैसे ही वो लोग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने नया प्रोडक्ट डेवलप किया, मार्केट वही का वही, मार्केट चेंज नहीं की। जब नए करंट प्रोडक्ट्स मार्केट, ये इसी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं आपको और एक दो स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, बड़ी खतरनाक है और ये बड़ी कंपनीज किस तरीके से अपना बिजनेस सेटअप करती है। हाँ फिर लिख लो, फिर टेस्ट में आएगी तो मैं बोलना पूछ लिया। हाँ केलॉग्स वाला ब्रांड सुना है, केलॉग्स, चोकोस और कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो उन लोगों का एक परसेप्शन वैसा है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये सुना होगा आपने, घर पे भी मम्मी पापा यही बोलते हैं सुबह सुबह कुछ खा के जाना चाहिए। ये परसेप्शन इन लोगों ने बनाया, केलॉग्स ने। एक्चुअली में ऐसा है, डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह उठ के आपको कितना खाना चाहिए कितना नहीं, वो सबका बॉडी टाइप अलग होता है। किसी को सुबह उठ के बहुत भूख लगती है, किसी को एकदम से भूख नहीं लगती, 1-2 घंटे बाद कुछ खा लेगा। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठ के एकदम से आपने कुछ खाया नहीं तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पेरेंट्स अरे भूखे पेट जा रहे हो, ये एक्चुअली में रियलिटी में काफी डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा नहीं है। बट पॉइंट ये है कि केलॉग्स वाले को अपना बिजनेस बढ़ाना था, तो उसने क्या किया, ये चोकोस और कॉर्नफ्लेक्स को प्रमोट किया। अब प्रमोशन करने के लिए उन्होंने परसेप्शन बिल्टअप किया। टारगेट किसको किया, पेरेंट्स को एड में, और वो बच्चों को दिखा रहे हैं कि बच्चों को सुबह नाश्ता खिला के स्कूल भेज रहे हैं ये वो। अब उस चक्कर में ऐसा ना, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो बोलते सबसे हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए आपको ये वो। अब ब्रेकफास्ट में सुबह स्कूल जा रहा है बच्चा, टाइम कम है, क्या बना के खिलाओगे, है ना, कॉर्नफ्लेक्स रेडी, दूध में मिक्स करो खिला दो। तो परसेप्शन क्रिएट किया, फिर अपना प्रोडक्ट प्रोजेक्ट किया,
अब पेरेंट्स के दिमाग में फिट कर दिया कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए जरूरी है, वो बच्चे को बेचारे को भूख नहीं लगती है, उसका बॉडी टाइप वैसा है, पेरेंट्स जबरदस्ती खिला खिला के भेज रहे हैं, बोले नहीं नहीं टीवी पे देखा है ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खा के जाना चाहिए, खाली पेट मत जा। वो बेचारे को सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाना ही पड़ेगा। अब चौकोस कोई अच्छी चीज नहीं है, वो पूरा शुगर वाला है, लेकिन बच्चे को खिलाए जा रहे हैं पेरेंट्स बिना देखे कि भाई दूध में मिक्स कर दिया, दूध अच्छी चीज है पर वो शुगर वाला चौकोस उतना अच्छा नहीं है ना। बेचने के लिए उन्होंने परसेप्शन वैसा क्रिएट करके एक पूरा मार्केट क्रिएट किया। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करके वो मार्केट क्रिएट करके अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया। आज क्रोर्स में उनका टर्नओवर है जस्ट ये एक परसेप्शन से। एक और ऐसी स्ट्रैटेजी है डायमंड्स की, एक और स्टेटमेंट सुना होगा, डायमंड्स आर फॉर एवर, सुना है? ये किसने स्टेटमेंट दिया? मलाबार गोल्ड डायमंड्स और गोल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ वो उनके एड में लोग यूज करते हैं, no doubt। इसीलिए बट डायमंड्स आर फॉर एवर जो स्टेटमेंट है ये भी क्रिएट किया गया है, एक डीबेयर्स करके एक एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ आप सर्च कर लेना, डीबेयर्स करके एक एसोसिएशन है, वो लोग डायमंड का मार्केट पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे समझ लो, इन लोगों को डायमंड का सेल बढ़ाना था, ये 1950 60s या उससे पहले की बात कर रहा हूँ। डायमंड का सेल बढ़ाना था। डायमंड एक्चुअली में डायमंड की इतनी वैल्यू नहीं थी वर्ल्ड में, वैल्यू थी गोल्ड की, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऑफिशियली गोल्ड रिजर्व में मानती है, पूरी दुनिया गोल्ड को प्रेफर करती थी। अब इनको बेचना था डायमंड, तो बोले इसकी मार्केट में पहले वैल्यू, आज डायमंड की कितनी वैल्यू अपने माइंड में, बोले डायमंड तो एकदम दिमाग में आते हैं बहुत महंगी चीज है, प्रेशियस चीज है। एक्चुअली में इतनी प्रीमियमनेस उसमें नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे उनको हायर किया, उनको वो सॉलिटेयर डायमंड और वो सब पहनाना स्टार्ट किया। उसके थ्रू एक परसेप्शन चलाया कि डायमंड्स आर फॉर एवर, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड ऑल। अब क्योंकि सेलिब्रिटीज को एंडोर्समेंट के लिए ले लिया तो परसेप्शन बिल्डअप हो गया। उस एक स्ट्रैटेजी डायमंड्स आर फॉर एवर, ये टैगलाइन सबसे हिट टैगलाइन है पूरे वर्ल्ड की। इससे इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया कि जो आज आपके माइंड में डायमंड का परसेप्शन है वो उस ग्रुप ने क्रिएट किया जिनको पूरे वर्ल्ड में डायमंड बेचना था। अब इसके बारे में सर्च करोगे तो स्ट्रैटेजी मिलेगी कि उन्होंने कैसे पूरा मार्केट डेवलप कर दिया, जबकि डायमंड्स की उससे पहले इतनी अच्छी वैल्यूएशन मार्केट में नहीं थी। वैसा डी बेयर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड का डायमंड मार्केट कंट्रोल करती है, उन्होंने ये किया हुआ है, आप सर्च करके देखोगे तो मिले। नेक्स्ट तीसरी स्ट्रैटेजी है मार्केट डेवलपमेंट। अब ऐसा है कि आपके पास प्रोडक्ट लाइन तो अच्छी है, अपने मार्केट में तो कैप्चर कर लिया, अब क्या करेंगे, दूसरा मार्केट ढूंढो, इंडिया के बाहर निकलो और कंट्रीज में आप सेटअप करो। ये हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज है, एयरटेल है, अब एयरटेल इंडिया में तो अच्छा बिजनेस कर रहा है। एयरटेल ने अफ्रीका टारगेट किया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एयरटेल ने अपना नेटवर्क सेटअप किया है और वहाँ पे अच्छा वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे इतने ज़्यादा टेलीकॉम में मतलब कॉम्पिटिशन नहीं, तो एयरटेल ने अपना बिजनेस वहाँ सेटअप कर दिया। अभी टाटा पावर की बात चल रही थी, तो टाटा पावर ने 2-3 कंट्रीज में अपने प्लांट सेटअप करके वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंशन। वे प्रोडक्ट तो है अपने पास, मार्केट भी कैप्चर कर रखा है, अब नया मार्केट ढूंढो, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ नए मार्केट में जाना, इसको हम बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। वैसा है, बीच में इंडिया में किया मोटर्स ने किया था। किया मोटर्स जब इंडिया में आया तो अभी कुछ साल हुआ है कि 2015-16 के बाद ही आया, उसके पहले किया मोटर्स इंडिया में थी नहीं। अब बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपना बिजनेस प्लांट किया इंडिया में। उनके पास चॉइस थी, उनके पास गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है किया मोटर नई कंपनी है, यूएस में, बाकी कंट्रीज में, यूरोप में, जापान में सब जगह बिक रही है, लेकिन इंडिया जब उनको आना था तो उन्होंने सोचा यार एंट्री कैसे ले, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कार मार्केट बड़ा क्लटर्ड है, बहुत सारी कंपनीज है और भर के कंपटीशन है, मतलब गाड़ी बेचना बहुत डिफिकल्ट काम है। एक तो इंडियन पर्सन गाड़ी को एक बोलते हैं ना प्राइज्ड पोजीशन की तरह देखता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो बहुत सोचता है कि कौन सी गाड़ी खरीदूं, फिर बजट कंस्ट्रेंट होता है, तो मार्केट में जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया, जब जगह बनाने की बात आई, उन्होंने देखा कि भाई कौन सी गाड़ी की डिमांड ज्यादा है। पहली बार किसी कंपनी ने ऐसा किया होगा, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ वो लोग मार्केट में उतरे, जो किया की सेल्टोस आई थी। तो सेल्टोस वाज द फर्स्ट कार जो उन्होंने लॉन्च की, कोई और मॉडल था ही नहीं। उन्होंने क्यों टारगेट किया, बिकॉज उस टाइम पे अपने उस दिन स्कोडा की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला सेडान जो है वो डाइंग सेक्टर था, तो कौन सा चल रहा था, कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो सबसे ज्यादा कार अगर कोई बिकती है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकती है, तो उन लोगों ने क्या किया, कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल निकाला सेल्टोस और उसी को इंडिया में लॉन्च किया, क्योंकि वही सेक्टर सबसे ज्यादा चल रहा है। अब जैसे ही गाड़ी आई, गाड़ी हिट हो गई, बहुत ज्यादा चलने लगी, वेटिंग हो गया, सिंगल मॉडल बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे उन्होंने लॉन्च किया, बट उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो 5 गाड़ियों की रेंज निकाल सकते थे ना बाकी कंपनीज की तरह, एक स्मॉल कार हो गई, एक सीडान हो गई, एक वो नॉर्मल हैचबैक हो गई, एक ये वाली कैटेगरी, एक इससे बड़ी कैटेगरी, बट उन्होंने वो किया नहीं, पहले एक गाड़ी लाए। जब वो पॉपुलर हो गई ना तो ब्रांड का एक लॉयल्टी हो गई कि नहीं किया बहुत अच्छी गाड़ी है, सेल्टोस तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, लोगों में परसेप्शन बन गया। फिर धीरे धीरे फिर सोनेट लेके आए, उससे छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो हैचबैक कार है वो लेके आए, फिर बड़ी कार में उनको वो एमपीवी निकालनी थी तो कार्निवल लॉन्च कर दी। तो ऐसे करके अब वो 3-4 गाड़ियां ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे अब उनकी कंपनी हिट हो गई। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, नए मार्केट में जब वो उतरे, मार्केट डेवलपमेंट किया, तो अपने सबसे हिट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरे कि भाई ये तो चलेगा और मार्केट में इस कैटेगरी की डिमांड भी है। एक बार ये चल गया ना, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बाकी मॉडल निकालेंगे। अगर एक साथ सारे ले आए
एक मॉडल अच्छा है एक नहीं है, पब्लिक तो पहले नेगेटिव देखती है कि ये तो बेकार है, तो पूरी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी इंडिया में। और एक बार एग्जिट कर गए यहाँ पे, फ्लॉप हो गई, वापस मार्केट बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज भी कंपनी लगाती है और काफी सोच समझ के मार्केट में काम हो रहा है। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। और जो लास्ट कैटेगरी है उसको हम बोल रहे हैं दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो रहा है वो भी समझ लो। ये थोड़ा रिस्की फैक्टर हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। दिस इज द मोस्ट रिस्की स्ट्रैटेजी, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, तो यहाँ आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मतलब सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आपके खुद के लिए नया है, मीन्स यू आर ऑल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि हमने पहले ट्राई किया है चलता है, ऐसा नहीं, आप ट्रायल कर रहे हो। ऊपर से आप जिस मार्केट में जा रहे हो वहाँ पे ना आपकी रिकग्निशन, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी लॉयल्टी उतनी नहीं है, तो कस्टमर भी तो जज कर रहा है आपको, यार कैसा प्रोडक्ट होगा क्या पता। तो ये वो डायरेक्ट दरिया में कूदने वाली बात है, यार डूब जाएंगे या तैर जाएंगे पता नहीं है, रिस्क फैक्टर है। तो यूजुअली बोलते हैं कि आपको ये चीज़ कम करनी चाहिए। आप बहुत श्योर हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए, वो पॉइंट है। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। पहले मार्केट डेवलपमेंट जो थर्ड ऑप्शन है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। The third option suggested by Ansoff is to take the current products and find new markets for them. There are different ways to do this. Opening up previously excluded market segments through pricing policies, example discounts for students and old age pensioners at theaters. New marketing and distribution channels. Making a product available on the internet with the necessary search engine optimization means that anyone looking can find it rather than rely on a marketing message to reach them by convention means. The supermarket sell financial services to people who wouldn't contact a broker or देखो, agent. आपको अलग अलग चीजें बता रही है। एक तो आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वही डिस्काउंट प्राइसिंग पॉलिसी, उसके थ्रू अपने एंटर कर सकते हैं। दूसरा भाई मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का आपको नया चैनल सेट करना पड़ेगा, तो चैनल सेट कर सकते हैं। इसके लिए वही ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सब जो अपने बात कर रहे थे वो आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, Entering new geographic markets by moving from local to regional to national and finally international. This may require the business to acquire new capabilities including exporting, understanding different cultures and language अब skills. इंटरनेशनल तक जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, लैंग्वेज डिफरेंसेस आएंगे। अच्छा, लैंग्वेज डिफरेंसेस बहुत जगह पे है। ऐसा नहीं है कि भाई खाली अब इंडिया में तो क्या अपने इंग्लिश के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि सीखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब ढीठ है वो लोग, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया उसे सामान खरीदती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। बोले तुमको खरीदना है तो खरीदो आके, हमको इंग्लिश का कोई वो नहीं है। उनके स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं थे। कुछ साल पहले उन्होंने अभी इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। उनकी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मैंडेरिन बोलते हैं, चाइनीज लैंग्वेज को मैंडेरिन लैंग्वेज बोलते हैं। वो बच्चों को पहले से मैंडेरिन में ही पढ़ाते हैं। अब उसकी वजह से ऐसा है कि चाइना में जो इंटरप्रेटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। लोग वहाँ पे उसके कोर्सेज करते हैं, और यहाँ से अगर आप एज ए ट्रेडर चाइना जा रहे हो ना, तो आपको इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर हायर करना पड़ता है। आप उसको पे करो, वो आपके साथ घूमेगा, वहाँ का सप्लायर चाइनीज लैंग्वेज में ही बात करेगा, और आपको अगर इंग्लिश भी आती है तो ट्रांसलेट करके आप बोल सकते हो। वैसा है। तो उन्होंने अपनी वो लैंग्वेज और ट्रेडिशन छोड़ा नहीं, पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। वो प्रूव कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जिसके बेस पे आप बिजनेस चला सकते हो। बट इंडिया में कल्चर उल्टा है, अपने फिर उनकी लैंग्वेज के पीछे भाग रहे हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज के ऊपर अपना फोकस ही नहीं है, वैसी बात होगी। ठीक है, फिर आगे। The strength of this option from the Ansoff growth matrix is that it puts the pressure on the marketing and sales functions of the business and leaves the operations supply side to concentrate on what it does best. ठीक है, नेक्स्ट। Some product development may be inevitable as there are few global products that don't make any concessions to local market needs. Success depends on being able to identify the best markets to develop which offer a genuine opportunity and where you have an effective competitive advantage. It also requires knowing which markets to avoid either because they are too difficult, too different or risk competitive reaction. हाँ, ये आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा मार्केट आपको सही नहीं लग रहा है। जब मार्केट डेवलपमेंट करते हैं तो पहले अपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग तो करते ही हैं, फिर लगा कि यार ये मार्केट में डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेटर है अपने उससे दूर है। तो वैसे आप डिसीजंस ले सकते हो। फिर नेक्स्ट। Again, your action to expand your market may attract the attention of competitors who currently only trade in zones where you don't. ठीक है, इसके बाद फिर ऑप्शन 4 में डाइवर्सिफिकेशन। This option is the most controversial since diversification involves taking new products to new customers. There are three levels of diversification. Diversification into related markets. While the customers and products are both new, there is a logic about the move that makes sense to the outside world. Diversification into unrelated markets using existing resources and capabilities. While the customers and products are different, they all rely on the existing strengths of the business. Metal fabricators and plastic extrusion manufacturers are able to move across markets and produce custom designed products relatively easily because customers are buying access to the core competencies. Diversification into unrelated markets which require new resources and capabilities. Diversification is the most risky growth strategy in Ansoff's growth matrix, and especially if it requires the development of new resources and capabilities. It has even been referred to as the suicide cell.
The big advantage of diversification is that while each move is risky, if it is successful, it reduces the overall risk of the business to factors outside of the control of the business, like the wider economic environment, climate change, etc. It may also make the business much less seasonal. Think bikinis and other swimwear for the summer, umbrellas for the spring and autumn, and heavy overcoats for the winter. It may also help the business to move away from industries that are unattractive because they are super competitive or in long-term decline to fast-growing new markets. इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन में भी उन्होंने 2-3 और लेवल्स बता दिए कि भाई एक तो रिलेटेड मार्केट में आप जाके डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक एकदम अनरिलेटेड मार्केट है लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब जैसे मेटल का उन्होंने बोला तो भाई हमारे पास वो है कि भाई मशीनरी है, बेसिक नॉलेज है, हम नए मार्केट में जा भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत कोप अप कर सकते हैं। पर जो तीसरी कैटेगरी है वो फिर वो सुसाइड सेल जो नाम दे दिया, अनरिलेटेड मार्केट, एक तो मार्केट अनरिलेटेड, अच्छा उसकी मशीनरी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी नॉलेज वो भी अपने पास नहीं है, तो रिसोर्सेज भी नहीं है, मार्केट भी पूरा नया है और प्रोडक्ट भी पूरा नया है, तो इससे ज़्यादा रिस्की और कुछ नहीं हो सकता और बड़े लेवल पे कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। अब कंपनी अगर डाइवर्सिफिकेशन करती है ना तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी होती है, आप लार्ज स्केल पे मत करो, छोटा कस्टमर बेस टारगेट करो, एकदम लिमिटेड एरिया में जोन वाइज टारगेट करो, पायलट प्रोजेक्ट समझ लो, एक जोन में चला के देखो, प्रोडक्ट कुछ 1000 लोगों को बेचो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर धीरे धीरे एक्सपांड करो और वहाँ से कुछ गलतियाँ समझ आती है तो एक बोलते हैं ना इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट डायरेक्टली आप उनको बेचो, तो फिर क्या होगा, सीधा एकदम लार्ज स्केल पे ग्रैंड लेवल पे आप चले गए और ऐसा रिस्क ले लिया तो पंगा हो सकता है, तो वैसा करना नहीं चाहिए। अच्छा एडवांटेज की बात करें डाइवर्सिफिकेशन में तो ये है कि आप हर सीजन में कुछ ना कुछ बेच पाओगे, जैसे उन्होंने क्लोथ्स के लिए या स्विम वेयर के लिए बोल दिया तो भाई सीजन वाइज होगा ना, समर में स्विम वेयर ज़्यादा बिकेगा, फिर वो सर्दियों में ओवरकोट और वो सब ज़्यादा बिकेंगे कि भाई वो ऐसे कपड़े हैं, बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला और ये सब रेनकोट ज़्यादा बिकेंगे, तो अगर आप हर चीज़ बेच पा रहे हो तो सीजन का इफेक्ट आपके रेवेन्यू के ऊपर नहीं आएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन में वो एक फायदा है। अच्छा जो इंडस्ट्री में आप हो वो एक डाइंग इंडस्ट्री है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे अट्रैक्टिवनेस खत्म हो रही है, तो स्विच ओवर करने का आपके पास ये एक अच्छा तरीका है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क है लेकिन कैलकुलेट करके लिया जा सकता है वैसे, ठीक है। तो एनसॉफ्ट का ग्रोथ मैट्रिक्स में 4 स्ट्रैटेजीज, ठीक है, बस इतना रखते हैं, फिर एडीएल मैट्रिक्स नया पार्ट है वो कल से देखेंगे।